खुद मैली हो गई। पर क्यों? ये मैला होना कब शुरू हुआ? ये जानने के लिए मैंने पूरे विश्व की दर्जनों नदियों का इतिहास पढ़ा और मुझे वो पैटर्न मिल गया जो हमारी नदियों के डिस्ट्रक्शन के पीछे छुपा है। पर वो समझने से पहले मीट मोहित, एक 6 साल का छोटा सा बच्चा, लगभग हर भारतीय बच्चे की तरह नदी को माँ मानते हुए गंगा जल भरता हुआ। पर उस नादान को नहीं पता था कि वो पानी पी रहा है या कॉलीफॉर्म। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी नदियां इतनी पॉल्यूटेड क्यों हैं, आप कहोगे क्या बचकाना सवाल है, नदियों को मां मानने वालों ने उन्हें गंदा कर दिया है। ये आंसर आपको इजी आलसी एफर्ट से मिल गया होगा। साल था 1957। लंदन में एक साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट फाइल की, एक लंबी बोरिंग गवर्नमेंट रिपोर्ट। उसमें एक लाइन थी, द रिवर इज बायोलॉजिकली डेड। और इस बात पर एक ऑफिशियल स्टैंप और गवर्नमेंट सील थी। और था एक नदी का डेथ सर्टिफिकेट। कौन सी नदी और उसका हमसे क्या लेना देना? वो नदी आज दुनिया की सबसे साफ मेजर सिटी रिवर है। पर उसका नाम जानने से बड़ा सवाल ये है कि कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल है कि उस नदी का क्या जिस नदी से आपका मोहित पानी पीता है। दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं होता जो हमारे देश में होता है। नदियों की आरती, पूजा, दिए और अपनी नदियों को माँ कहना। और फिर भी वही नदियाँ दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियाँ हैं। और जो लोग नदियों को माया देवी नहीं मानते, बस नदी मानते हैं, उनकी नदियाँ साफ हैं। और ये पजल मुझे कई रातों से परेशान कर रहा था और इसका जवाब पूरी वीडियो में छुपा हुआ है। इस प्रॉब्लम का जवाब ढूंढने के लिए मैंने दुनिया भर की नदियों की स्टडी की और जा पहुंचा 200 साल पहले। पर वेट, इस बार मैं अकेले नहीं जाना चाहता, आप मेरे साथ चलोगे। बट पास्ट की नदियों में गोता लगाने से भी पहले आज की अपनी असलियत जान लेते हैं। एक्ट 1, नो योर रियलिटी। 71%। 71%, ये नंबर जब मैंने देखा तो मुझे सच में विश्वास नहीं हुआ। 71% गंगा मॉनिटरिंग स्टेशंस पे जनवरी 2023 में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया डेंजरस लेवल्स पर था। फीकल कोलिफॉर्म, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। This is not abstract pollution, this is visceral, physical and real. फीकल कोलिफॉर्म का मतलब होता है इंसानी मल, सीधा उस नदी में जिसमें हम डुबकी लगाते हैं, हम अपनी अस्थियां बहाते हैं। 32,912 करोड़, इतना पैसा लगाया गया है गंगा पे 1985 से अब तक। और फिर भी 71% स्टेशन रिकॉर्ड करते हैं ह्यूमन फीकल मैटर फ्लोटिंग इन द गंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर 200 साल पहले का क्या हुआ? ये तो आज का इशू है ना। एक्ट 2, द ग्रेट स्टिंक। सच समझने के लिए लंदन जाना पड़ेगा, और आज के लंदन में नहीं, 1800 ईस्वी वाले लंदन में, जब उनकी नदियां हमारी नदियों से भी ज्यादा गंदी थी। और जो इन्होंने किया वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। 1858 लंदन। उस समय दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन को अपनी पार्लियामेंट बंद करनी पड़ गई थी, क्योंकि थेम्स की बदबू इतनी बढ़ गई थी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपनी बिल्डिंग में बैठ नहीं सकते थे। खिड़कियां बंद, कर्टेन्स सोक्ड इन क्लोराइड ऑफ लाइम, फिर भी स्मेल आती रहती थी। हिस्ट्री ने इसे नाम दिया द ग्रेट स्टिंक। ब्रिटेन के हजारों लोग कोलेरा से मर रहे थे, बट ये ग्रेट स्टिंक सिर्फ स्मेल की स्टोरी नहीं है, ये उस सेंचुरी की स्टोरी है जब एक सिविलाइजेशन ने डिसाइड किया कि बहुत हो गया। और फिर उन्होंने आगे चल के कुछ ऐसा किया जो दशकों के बीत जाने पर भी काम कर रहा है। ग्रेट स्टिंक के बाद भी 100 साल लगे, 100 साल ऑफ स्लो पॉइजनिंग, तब जाके 1957 में ऑफिशियल्स की नींद खुली। 1957 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के साइंटिस्ट ने थेम्स का फुल सर्वे किया और ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि थेम्स बायोलॉजिकली डेड रिवर है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो मछलियों के लिए जरूरी होती है, सेंट्रल लंदन के पूरे 20 माइल रेडियस में लिटरली जीरो थी। क्यू से ग्रेवसैंड के 69 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक भी मछली नहीं थी। लेकिन आज वो नदी इतनी साफ है कि उस पानी में शार्क्स तक हैं। अब सोच के देखो, ये एग्जैक्टली वैसी ही स्टेज है जहां आज यमुना है। पर ये साफ कैसे हुई? अच्छे से समझने के लिए दुनिया के एक और कोने में चलते हैं। एक्ट 3, द बर्निंग रिवर। ओहायो यूएसए, जून 1969। कयाहोगा नामक नदी में पानी की जगह आग बहने लगी थी, लिटरली आग। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी,
ये नदी 13 बार जल चुकी थी। पहली बार था 1868 में। कयाहोगा रिवर में इंडस्ट्रियल ऑयल केमिकल सब डंप होता था, इतना कि सरफेस पे पानी था ही नहीं, फ्यूल था। टाइम मैगजीन ने लिखा था, अ पर्सन डजंट ड्राउन इन कयाहोगा, दे डिके। बट ये जलती हुई नदी आज योसेमिते नेशनल पार्क से घिरी हुई है और बिल्कुल प्रिस्टीन है। इन्होंने भी वही स्टेप्स लिए जो थेम्स के लिए लंदन ने लिए थे, और वही स्टेप्स लेटर ऑन लिए थे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड्स ने। एक्ट 4, द रिवर ऑफ पॉइजन। राइन रिवर, जो कि यूरोप की एक मेजर रिवर है विद अ लेंथ ऑफ 1320 किलोमीटर्स, ये 9 कंट्रीज से गुजरती है। नवंबर 1, 1986 रात के 12 बजे एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। 30 टन टॉक्सिक केमिकल्स सीधे राइन में। 10 दिन में ये जहर राइन की पूरी लेंथ में फैल गया। 5 लाख से ज्यादा मछलियां मर गई थी, वो भी एक रात में। कई स्पीशीज परमानेंटली एक्सटिंक्ट हो गई। 9 देशों ने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा अपनी शेयर्ड रिवर को मरते हुए। और आज ये रिवर भी प्रिस्टीन स्टेट में है, मतलब बिल्कुल साफ, हार्बरिंग मैनी फिश स्पीशीज। अब 3 रिवर्स हैं, 3 अलग अलग ज्योग्राफीज हैं, 3 डिजास्टर्स हैं, पर इनमें कुछ कॉमन था। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो वेल माय फ्रेंड, लेट मी एक्सप्लेन। 1858 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड। सेंटर था ब्रिटेन, और सबसे पहले जो नदी सड़ी वो थी थेम्स। 1969 तक ब्रिटेन से चली इंडस्ट्रीज जब फुली यूएसए में भी बड़े स्केल पर पहुंची, तो जो नदी जली वो थी कयाहोगा। 1986 में 9 देशों की लाइफलाइन पर जब इंडस्ट्रीज का हैवी बर्डन आया, तब डेड हुई रिवर राइन। सेम स्टोरी एवरीवेयर। इंडस्ट्रीज आई, नो रूल्स, रिवर मरती गई, ब्रेकिंग पॉइंट आया। और ये सिर्फ 3 रिवर्स की कहानी नहीं है। हमें लगता है कि नदियां सिर्फ हमारे देश में गंदी हुई हैं और थेम्स, राइन और कयाहोगा बाहर के एक्सेप्शंस होंगे, पर ऐसा नहीं है। यूरोप की दानुबे हो या यूएसए की मिसिसिपी, जहां जहां इंडस्ट्रीज बढ़ी वहां वहां यही हाल हुआ। 1970 से 2000 में जब यही इंडस्ट्रीज अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में फुल फ्लैज तरीके से फैलने लगी, तो यहाँ भी वही हुआ। चाहे इंडोनेशिया की सेट्राम रिवर हो या भारत की यमुना, चाहे बांग्लादेश की भूरी गंगा हो या चाइना की येलो रिवर और यांगजे रिवर, कहानी एग्जैक्टली सेम है। इंडस्ट्रीज, लालच और नदियों का बस एक रिसोर्स बन जाना। पर हम तो नदियों को पूजते हैं ना, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो फिर क्यों? ये सवाल अभी रहने दो, इसका जवाब भी आएगा। एक्ट 5, द संजीवनी। रिवर्स के सड़ने पर इन कंट्रीज ने क्या किया? दैट्स वेयर सॉल्यूशन लाइज। याद है 1957? थेम्स एक बायोलॉजिकली डेड रिवर थी, जीरो ऑक्सीजन, जीरो फिश, पर 1967 में पहली मछली वापस आई। सिर्फ एक मछली, फ्लाउंडर नाम की। साइंटिस्ट ने इसे सेलिब्रेट किया जैसे किसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। फिर 19 फ्रेश वाटर स्पीशीज, फिर साल्मोन, फिर शार्क्स, फिर सील्स, 4000 सील्स। और फिर 2018 में एक सुबह सेंट्रल लंदन के लोगों ने देखी एक बेलुगा व्हेल, थेम्स में लंदन ब्रिज के पास। एक बायोलॉजिकली डेड रिवर में व्हेल। आज ZSL का लेटेस्ट रिपोर्ट कहता है कि थेम्स में 115 फिश स्पीशीज हैं, 92 बर्ड स्पीशीज, सी हॉर्सेस, शार्क्स, सील्स, ये सब हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ कैसे? 1858 के ग्रेट स्टिंक के बाद पार्लियामेंट ने हायर किया जोसेफ बेजलगेट को, और उन्होंने बनाया लंदन का अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम। 1600 किलोमीटर्स ऑफ पाइप यूज किए गए अंडरग्राउंड, आउट ऑफ साइट, बोरिंग, एक्सपेंसिव, अनग्लैमरस। कोई फोटो ओपी नहीं, कोई रिबन कटिंग नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग। और वो सिस्टम आज भी काम कर रहा है, डिकेड्स के बाद भी। इतना ही नहीं, 1976 में एक लॉ आया, थेम्स में जाने वाला सारा सीवेज ट्रीट होगा, नो एक्सेप्शंस, वायलेशन इज इक्वल टू हैवी पेनल्टीज। 1980s में थेम्स में बबलर नामक 3 वेसल फ्लोट किए गए जो रिवर में ऑक्सीजन पंप करते थे। और 2025 में बनाया गया 4.6 बिलियन पौंड्स का सुपर सीवर, 24 किलोमीटर लंबा, 61 मीटर डीप, जिससे 95% सीवेज ओवरफ्लो परमानेंटली बंद ही हो गया। थेम्स तो वापस आ गई, पर क्या सिर्फ इंजीनियरिंग ही काफी थी या कुछ और भी था? कयाहोगा की कहानी में शायद इसका जवाब है। अप्रैल 22, 1970 अमेरिकन सड़कों पर आ गए थे, CAA प्रोटेस्ट के लिए नहीं, रादर अपनी नदी को बचाने के लिए। ये लोग सच में उस नदी से प्रेम करते होंगे। और फिर
पॉलिटिशियंस को सुनना पड़ा। दिसंबर 1970 EPA क्रिएट हुई, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसका काम था टू रेगुलेट इंडस्ट्रीज, टू मॉनिटर वाटर पोल्यूशन, टू एनफोर्स एनवायरमेंटल लॉज। अक्टूबर 1972 में बनाया गया था क्लीन वाटर एक्ट, जिसका अर्थ था कि कोई भी इंडस्ट्री अनट्रीटेड वेस्ट रिवर में डंप नहीं कर सकती। वायलेशन करने पर हैवी पेनल्टीज एनफोर्स की जाती थी। एक जलती हुई नदी ने लोगों को जगा दिया था, एंड देयरफॉर अ लॉ वाज पास्ड एंड देयरफॉर अ रिवर वाज सेव्ड। रिजल्ट्स, वही स्ट्रेच जहां 0 फिश थी, आज 56 स्पीशीज हैं। 2019 में ओहायो EPA ने डिक्लेयर किया कि वे फिश सेफ टू ईट है। 2019 में ही अमेरिका में इस रिवर को एक टाइटल दिया गया, रिवर ऑफ द ईयर। और 2024 में साइंटिस्ट ने एक एंशिएंट फिश लेक स्टर्जन, जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, वापस कयाहोगा में रिलीज की। बट रायन की कहानी और भी अजीब है। रायन की स्टोरी में एक ऐसी बात है जो मुझे पर्सनली जेन्युइनली इम्प्रेस करती है। 1986 के डिजास्टर के बाद नो कंट्रीज ने क्या किया? ब्लेम गेम, ये तुम्हारी गलती है, नहीं नहीं ये तुम्हारी गलती है ना, उन्होंने कुछ और किया। वो एक टेबल पर बैठ गए, नो कंट्रीज, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग पॉलिटिक्स, और एक गोल, सलमोन 2000। सन 2000 तक सलमोन वापस राइन में चाहिए, और इसके लिए उन्होंने खर्च किए 80 बिलियन यूरोस। 1970 से 1990 के बीच, वो भी सिर्फ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे। बोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड पाइप्स, कोई ग्लैमर नहीं, कोई स्पीच नहीं, सिर्फ काम। और 1997 में राइन में एक सैल्मन स्पॉट हुई। साइंटिस्ट लिटरली रो दिए थे, वो भी 3 साल अहेड ऑफ शेड्यूल। और 2016 में एक सीजन में 8,900 सैल्मन देखी गई, एक स्पीशीज जो 1950s में लगभग एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। पर कुछ सवाल अब भी बचे हैं। एक्ट 6, द शेम, द मिरर, द संजीवनी एंड द क्वेश्चंस। क्या हमने ट्राई नहीं किया है क्या? किया ना, 40 साल से कर रहे हैं, 32,000 करोड़ लगा चुके हैं, फिर भी 71% स्टेशन रिपोर्टेड हैवी पॉल्यूशन। क्यों? सब लोग कहते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, कुछ लोग कहते हैं अवेयरनेस नहीं है। सब सही है और सब अधूरे हैं। फॉल्ट है अंधाधुंध लालच में बढ़ती बेरोक टोक इंडस्ट्रीज। छठ पूजा होती है ना यमुना में, लाखों लोग दिए जलाते हैं, प्रसाद लाते हैं, पूजा करते हैं, और उस एक दिन में जो नदी में आता है वो साल भर के इंडस्ट्रियल वेस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। तो पूजा प्रॉब्लम है ही नहीं, लालच प्रॉब्लम है, बेरोक टोक इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम है। पर क्या कोई सॉल्यूशन नहीं है? सब तो वहां भी था ना, थेम्स पे गवर्नमेंट थी, इंडस्ट्रीज भी थी, लेकिन जब 1858 में पार्लियामेंट की बिल्डिंग में बदबू घुसने लगी, तब एमपीज को पर्सनली फील हुआ, तब सीवेज सिस्टम बनाए गए। कयाहोगा में भी कुछ ऐसा ही था। 1969 की आग ने हर अमेरिकन को पर्सनली फील कराया, ये हमारी नदी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और तब क्लीन वाटर एक्ट बना। राइन पे नो कंट्रीज ने एक शेयर्ड लॉस फील किया, और तब 80 बिलियन यूरोस लगाए गए। तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो ज्यादा एजुकेटेड हैं या ज्यादा रिच हैं, या उन्हें अपनी नदियों से ज्यादा प्यार था। फर्क एक जगह से पड़ता है, और वो जगह इतनी अनएक्सपेक्टेड है। वो जाने अनजाने भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए यज्ञार्थ कर्म का पालन कर रहे थे, और हम माँ बोलते बोलते भी मूर्खता। जरा अपने आप से पूछो, तुम गंगा को माँ बोलते हो ना? चलो आज अपने घर अपनी माता की ओर देखना और सोचना, क्या तुम उन पर अपना मलमूत्र गिराओगे या फैक्ट्रीज का जहर डालोगे? खुद तो छोड़ो, यदि कोई और ऐसा आपकी माता के साथ करे तो आप क्या करोगे? बेजल गेट ने थेम्स के लिए सीवर्स बनाए, 20 मिलियन अमेरिकन ने कयाहोगा के लिए लॉ बनवाया, नो कंट्रीज ने राइन के लिए 80 बिलियन यूरोस लगाए। जाने अनजाने उन्होंने प्रकृति का ऋण उतार दिया, जैसे कृष्ण कहते हैं, और आज उनकी नदियां जिंदा हैं। हमें बस रियलाइज करना है खुद के भीतर कि हम कौन हैं। हम वो हैं जो स्नान के समय जपते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। 7 नदियां, एक श्लोक हर दिन। ये श्लोक सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का डिक्लेरेशन है। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। हमारे पूर्वजों के काल से आज तक इन 7 नदियों का नाम सुबह सुबह लिया जाता है, इसलिए नहीं कि वो पवित्र हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमारी माँ हैं, और हमारी माँ के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य। याद है वो मोहित, वो बच्चा अभी भी वहीं घाट पे खड़ा है, बोतल भर रहा है, आरती हो रही है, कुछ दूर दिए जल रहे हैं। वो नादान है, वो नहीं जानता, पर अब आप जानते हैं।
और जो जानता है उसकी जिम्मेदारी होती है। गंगा वापस आ सकती है क्योंकि थेम्स आई थी, कयाहोगा आई थी, राइन आई थी, और गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सब वापस आ सकती हैं जिस दिन हम डिसाइड कर लें। और हाँ, कोई जागे या ना जागे, आप जाग जाओ, तभी तो मैं सबको कह सकूंगा। आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।